आपने अभी तो गोचरों को खूब समझा है। हर वीडियो में आप गोचर समझे, इस गोचर से ये हो जाएगा, इस गोचर से वो हो जाएगा, इस गोचर से करोड़पति, इस गोचर से फर्श पे गिर जाओगे। क्या यह संभव है? और आपको केवल छोटी सी बात कहकर हम सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? नहीं, आप यहां आइए। हम यहां गोचरों को नक्षत्र के चरण के अनुसार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमसे जुड़िए और गोचरों की गहराई को समझिए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल पर हम लोग ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बृहद रूप से, विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं। हमने यहाँ विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की है, नक्षत्रों के बारे में, भावों के बारे में, राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में। यह चर्चाएं हमारे वीडियोस के रूप में है और हमारी विभिन्न प्लेलिस्ट में यह उपलब्ध है। हमने एक नई चर्चा प्रारंभ की, ग्रहों के उपाय। हालांकि उपायों की बात सबसे अंत में होती है, लेकिन हमने यहाँ पूर्व में ही उपायों के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम गोचरों की चर्चा कर रहे हैं। यानी इस श्रृंखला में पूर्व में हमने राहु केतु के गोचरों को समझा, यानी कि वह गोचर जो 12 अप्रैल को हुआ था वह विभिन्न लग्न और राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इस बात को समझा। तदुपरांत हमने गुरु ग्रह के गोचर की बात प्रारंभ की है। गुरु ग्रह का गोचर 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में हुआ है। पूर्व में हम इसके मेष और वृषभ लग्न को समझ चुके हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वह मिथुन लग्न की करेंगे। हमारे जो पूर्व के वीडियोस हैं गोचरों की श्रृंखला में, वह आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और आपसे हमेशा की तरह अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, और आप चाहते हैं कि इस प्रकार का गहराई का ज्ञान हम आपके लिए तलाश कर लाते रहें, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। तो आज की हमारी चर्चा जो है वह मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए है। यहाँ गुरु ग्रह का गोचर हुआ है 13 अप्रैल 2022 को। मिथुन लग्न, मिथुन राशि। देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ दशम भाव से हो रहा है और दशम भाव में बैठकर देवगुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, चतुर्थ भाव पर है और छठे भाव पर है। तो सबसे पहले हम कार्यक्षेत्र में सफलता की बात करेंगे, यानी कि इस गोचर काल में कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होने के योग बनते हैं। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, दृष्टि द्वितीय भाव पर, वाणी में प्रभाव उत्पन्न होगा, धन संचय की स्थिति अच्छी बनेगी, कुटुंब का सुख बढ़ेगा। दृष्टि चतुर्थ भाव पर, यहां हम भूमि, भवन, माता, इन सब से सुख की बात करते हैं। यहां सुख प्राप्ति की जब बात होती है तो सुख प्राप्ति के साथ साथ यहां से घर की बात भी होती है। तो ग्रह कलेश का जो वातावरण आपके घर में बना हुआ है उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, अच्छा बनेगा, प्रफुल्लित माहौल आपके घर में देखा जा सकता है। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो चूंकि यहां से हम शिक्षा का माहौल देखते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माहौल, प्रारंभिक शिक्षा का माहौल बहुत अच्छा बनने वाला है। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो नौकरी के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी। ऋण बढ़ सकते हैं, रोग बढ़ सकते हैं और रोग और ऋण में आपका धन व्यय हो सकता है। धन व्यय की अधिकता इस गोचर काल में देखी जा सकती है। व्यापार, व्यवसाय, इन सभी में उन्नति होने के पूर्ण योग बनते हैं, वृद्धि होने के योग बनते हैं। और जो लोग अविवाहित हैं, इस गोचर काल में उनके विवाह की चर्चाएं सफल हो जाएंगी, यानी कि शादियां उनकी फिक्स हो जाएंगी।
कहीं ना कहीं उनका एंगेजमेंट हो जाएगा, जो कि इस गोचर काल में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो चिंताएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन चिंताओं से आपको यहां मुक्ति प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे नक्षत्रानुसार, यदि इस गोचर को हम समझें तो 13 अप्रैल 2022 देवगुरु बृहस्पति का गोचर जैसे ही मीन राशि में हुआ, वैसे ही उनका गोचर अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में भी हो गया। अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण से हम बात करें तो यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह कर्क नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि चंद्र की ऊर्जा प्राप्त होती है। और चंद्र मिथुन लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी है, यानी कि धन भाव का स्वामी है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत जब हम गुरु ग्रह के गोचर की बात करेंगे, जो कि 13 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलने वाला है, तो यहां विवाह से संबंधित जो चिंताएं हैं वह समाप्त होंगी, अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। यहां नौकरी मिलने के भी पूर्ण योग बनते हैं, धन लाभ की संभावनाएं भी बहुत अधिक बनती हैं। धन संचित होने की स्थिति इस नक्षत्र गोचर काल में, यानी कि इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में आपको प्राप्त होने वाली है। तो चूंकि धन संचय की स्थिति बनेगी तो यह धन आने वाले समय में आपके काम आने वाला है। इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होनी ही होनी है, क्योंकि यहां पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु दशम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ सप्तम भाव का स्वामी है। तो हम सप्तम से और दशम से दोनों ही भावों से अच्छे फलों की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम जो नवांश स्वामी है चंद्र, उस घर से भी अच्छे फलों की यहां बात करेंगे। 28 अप्रैल 2022 देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों के लिए शनि अष्टम भाव का और नवम भाव का स्वामी है। तो इस नक्षत्र गोचर काल में हम भाग्य की वृद्धि की बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ चिंताओं की बात करेंगे, तनाव की बात करेंगे। हम यहां संतान से संबंधित चिंताओं की बात करेंगे, हम यहां शिक्षा से संबंधित चिंताओं की बात करेंगे। यह सब चिंताएं आपको घेरने वाली हैं इस नक्षत्र के गोचर काल में। यानी हम चारों चरणों की बात कर सकते हैं। चिंता और तनाव चारों चरणों के गोचर काल में आपके सामने रहेगा ही रहेगा। अब यदि हम चरणानुसार समझे तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर 28 अप्रैल को प्रथम चरण में होगा, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में। और यह गोचर 28 अप्रैल से लेकर 15 मई तक प्रथम चरण में होने वाला है। जब हम 28 अप्रैल से 15 मई के मध्य की बात करेंगे तो यहां हम नवांश से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करेंगे। सूर्य यहां पराक्रमेश है, तो हम पराक्रम बढ़ता हुआ देखेंगे, जातक की मेहनत बढ़ती हुई देखेंगे। लेकिन यह मेहनत हो सकता है व्यर्थ हो जाए, क्योंकि इस गोचर काल में चूंकि शनि भी गोचर कर चुके होंगे कुंभ राशि में, और हम देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों की बात कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इस गोचर काल में पाप कर्तरी योग में फंस जाते हैं। इनके एक ओर मेष राशि में राहु बैठे हुए हैं, दूसरी ओर कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति पाप कर्तरी में आ जाते हैं, और जब पाप कर्तरी में देवगुरु बृहस्पति होंगे तो इनके इस गोचर काल में जो हमें प्राप्त होना चाहिए उसमें न्यूनता हो जाएगी। थोड़ी सी नेगेटिविटी भी यहां प्राप्त हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो देना चाहते हैं वह आपको दे नहीं पाएंगे। देना वह बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाप कर्तरी में फंसे होने के कारण, कमजोर हो जाने के कारण वह अपनी स्थिति को बहुत स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम यहां इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन चिंताएं रहेंगी, तनाव बढ़ेंगे, वह आपके दिमाग पर किसी भी प्रकार से असर कर सकती है। तो इसलिए यहां पर बहुत स्पष्टतया इस बात को समझना होगा कि हम अच्छी बातों को समझें, लेकिन अच्छी बातों की अधिकता हमारे जीवन में नहीं हो पाएगी। हम बुरी बातों को समझें, लेकिन बुरी बातों की अधिकता भी हमारे जीवन में नहीं हो पाएगी इस गोचर काल में। तो जब देवगुरु बृहस्पति सूर्य के नवांश में है तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो गई, आपके पराक्रम व्यर्थ हो गए। आपने मेहनत बहुत की, पराक्रम बहुत की, लेकिन आपको तुरंत उसका कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। 15 मई को
देवगुरु बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे और 15 मई से लेकर वह 4 जून तक यहाँ द्वितीय चरण में रहने वाले हैं। द्वितीय चरण में जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होने वाली है वह कन्या नवांश की ऊर्जा प्राप्त होने वाली है और कन्या नवांश से बुध की ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। तो बुध यहाँ इस लग्न में लग्नेश है और लग्नेश होने के साथ साथ वह चतुर्थेश भी है, यानी कि भूमि, भवन, वाहन, इन सब सुखों की प्राप्ति इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में हो सकती है। चिंताएं और तनाव बाकायदा बना हुआ है, वह अभी दूर नहीं हो सकता है, लेकिन इस गोचर काल में घर का वातावरण सुखद बनेगा। 4 जून से लेकर 1 जुलाई 2022 तक गुरु ग्रह का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में हो रहा है। चूंकि यहां पर तुला नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, तुला नवांश से यहां शुक्र की ऊर्जा प्राप्त होती है और यदि हम यहां पर शुक्र को देखें तो मिथुन लग्न में शुक्र पंचम भाव के स्वामी है, साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी है। तो यहां हम व्यय की बात समझेंगे, जातक के जीवन में व्यय अधिक होंगे और जो पंचम की बात समझेंगे तो संतान से संबंधित चिंताओं की बात भी हम यहां समझेंगे। संतान से संबंधित चिंताएं होंगी, ज्ञान बढ़ेगा, व्यय अधिक होगा। इस गोचर काल में थोड़ी सी चिंताओं की बात अवश्य हो सकती है और इच्छाओं में वृद्धि होगी और जब इच्छाओं की पूर्ति इस गोचर काल में नहीं हो रही होगी तो जाहिर सी बात है कि चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। 1 जुलाई 2022 से 25 अगस्त 2022 गुरु ग्रह का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होगा। अब यहां पर बहुत कुछ परिवर्तन मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के जीवन में होने वाले हैं, क्योंकि जब हम इस चरण की बात करेंगे, इस चरण के नवांश की बात करेंगे तो यहां वृश्चिक नवांश की ऊर्जा प्राप्त होने वाली है और जब वृश्चिक नवांश की बात करती है तो मंगल की बात करती है और मंगल यहां इस लग्न वालों के लिए षष्ठेश है और लाभेश है। तो इस गोचर काल में हम लाभ की बात भी करेंगे, रोगों के बढ़ने की बात भी करेंगे। रोग बढ़ेंगे लेकिन लाभ की स्थिति भी बढ़ेगी। इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में 12 जुलाई 2022 से शनिदेव जो कि कुंभ राशि में गोचर कर चुके थे, कुंभ राशि में स्थित थे, वह वक्री होकर मकर राशि में चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति को पापकर्तरी दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। तो यहां देवगुरु बृहस्पति के जो फल हैं वह जो न्यूनता की ओर थे वह पुनः अधिक हो जाएंगे। लेकिन यहां बात समाप्त नहीं होती है। 29 जुलाई 2022 देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। तो हम 12 जुलाई से 29 जुलाई तक अच्छे फलों की उम्मीद करेंगे, लेकिन 30 जुलाई के बाद इन फलों में और अधिक हम वृद्धि देखेंगे। शुभ फलों की बात करेंगे तो शुभ फलों में, अशुभ फलों की बात करेंगे तो अशुभ फलों में। अब यहां से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं, तो वक्री होने के बाद वह 25 अगस्त को तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। इस गोचर काल में हम तृतीय चरण से संबंधित फलों को समझेंगे और तृतीय चरण से संबंधित फलों की यदि बात करें तो इच्छाओं में वृद्धि हो रही है तो यहाँ इच्छाओं की पूर्ति की बात करेंगे। चिंताओं की बात करेंगे तो चिंताओं से मुक्ति की बात करेंगे। धन लाभ की बात हो रही है तो धन लाभ और अधिक होने की बात करेंगे। हम किसी भी नक्षत्र चरण के गोचर काल में जो बात पूर्व में कर चुके हैं आप उनमें वृद्धि की बात यहां समझ सकते हैं। तो तृतीय चरण में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 25 अगस्त से 23 सितंबर तक हो रहा है। तो हम तृतीय चरण से संबंधित फलों को समझें, उनमें वृद्धि को समझें, उनमें थोड़ी सी और अधिक सफलताओं को समझें, अच्छाइयों को समझें। फिर 23 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक यह द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। तो हम द्वितीय चरण से संबंधित फलों को पुनः समझ सकते हैं। फिर 19 अक्टूबर से लेकर 29 दिसंबर तक देवगुरु का जो गोचर है वह प्रथम चरण में होगा। तो यहां हम प्रथम चरण से संबंधित बातों को समझेंगे और उनके अंदर अच्छे फलों की हम उम्मीद करेंगे। यहां प्रथम चरण में गोचर करते समय 24 नवंबर को देवगुरु पुनः मार्गी हो जाएंगे। 24 नवंबर से लेकर वह 29 दिसंबर तक प्रथम चरण में मार्गी अवस्था में रहेंगे। तदुपरांत 29 दिसंबर से वह द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे
29 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक वह द्वितीय चरण में रहने वाले हैं और इस दौरान शनिदेव पुनः कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि देवगुरु पुनः अपने पापकर्तरी दोष की अवस्था में आ जाएंगे। 21 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक देवगुरु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में होने वाला है। जो पूर्व में फल प्राप्त हो रहे थे वही फल प्राप्त होंगे। 8 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे, यानी वही स्थितियां अपनी पुनरावृत्ति की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही हैं। 24 फरवरी के बाद में गुरु ग्रह का गोचर रेवती नक्षत्र में होगा। 24 फरवरी 2023 यहां गुरु ग्रह रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है। जब हम बुध की बात करते हैं तो बुध यहां लग्नेश है और लग्नेश होने के साथ साथ वह सुखेश भी है। तो हम व्यक्तित्व में निखार की बात करेंगे, व्यक्तित्व की ऊंचाइयों की बात करेंगे, भूमि भवन वाहन से सुख प्राप्त होने की बात इस नक्षत्र गोचर काल में करेंगे। साथ ही साथ माता को सुख, माता से सुख भी इस नक्षत्र गोचर काल में प्राप्त होने वाला है। जब हम चरणानुसार गोचर समझेंगे तो प्रथम चरण में जब गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का रेवती नक्षत्र के, तो प्रथम चरण में हमें धनु नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम यहां सुख की बात करेंगे, समृद्धि की बात करेंगे, मान सम्मान की बात करेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुखों की बात करेंगे, यानी यह सब इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में जातक को प्राप्त हो सकता है। यह 11 मार्च तक प्रथम चरण में रहेंगे और 11 मार्च के बाद 11 मार्च से 25 मार्च तक यह द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। द्वितीय चरण में मकर नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है और शनि की हम बात करेंगे तो शनि यहाँ अष्टमेश है और नवमेश है। तो हम भाग्य की बात करेंगे, भाग्य के साथ की बात करेंगे, लेकिन चिंताओं में वृद्धि की बात भी यहाँ करेंगे। तदुपरांत 25 मार्च के बाद देवगुरु बृहस्पति तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे रेवती नक्षत्र के। तो यहाँ हम सम्मिलित ऊर्जाओं को भी समझते रहेंगे, बुद्धि की सम्मिलित ऊर्जाओं को भी समझेंगे। और चूंकि यहाँ कुंभ नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है तो यहाँ शनि की ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है कुंभ नवांश से, और शनि स्वयं कुंभ राशि में विराजमान होंगे इस समय अवधि में। तो यहाँ हम अच्छे फलों की बात करेंगे। भाग्य यहाँ बहुत अधिक मात्रा में साथ देने वाला है। इच्छाओं की बहुत पूर्ति होगी। कई ऐसी इच्छाएं जो दबी हुई हैं, कई ऐसी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, कोई ना कोई बाधाएं आ रही हैं, वह इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। फिर 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होगा, जहां मीन नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी और मीन नवांश से गुरु की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम भोग विलास की वृद्धि की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में वृद्धि की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में सफलताओं की बात करेंगे, मान सम्मान की बात करेंगे, प्रशंसा प्राप्त होने की बात करेंगे, यानी कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में प्रशंसा प्राप्त हो सकती है और आपके किए गए कार्यों को सराहा जाएगा। यहां देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक रहने वाले हैं और 22 अप्रैल के बाद वह मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब हम पुनः अपनी चर्चाएं आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और यहाँ तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, सटीकता के नज़दीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में, अगले पाठ में हम कर्क लग्न की बात करेंगे, कर्क राशि की बात करेंगे और वहां समझेंगे कि देवगुरु किस प्रकार कर्क राशि वालों के लिए कार्य करने वाले हैं। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्